हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो दोस्तों, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के ऊपर शासन करने वाले तीसरे शासक जिसका नाम है इल्तुतमिश। दोस्तों, हम इल्तुतमिश के बारे में आज काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे। क्या नाम है इसका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का दोस्तों जो शासनकाल था वो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। दोस्तों ये आप ध्यान रखना कि इसका जो शासनकाल था वो 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक रहा। अब बात करें कि सर जो 1211 ईस्वी में जो शासक बना वो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या करके 1211 ईस्वी में ये शासक बना। अब थोड़ा सा दोस्तों डीपली जाएं तो जो इल्तुतमिश था इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम इस क्लास में भी डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्तों हम सबसे पहले बात करें कि जो इल्तुतमिश था ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसका? दिल्ली सल्तनत, इसका ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इसने क्या किया दोस्तों, जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण पूर्ण करवाया। किसका? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया दोस्तों? वो थे इल्तुतमिश। जबकि निर्माण शुरू किसने करवाया तो दोस्तों याद रखना वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हमने पिछली क्लास में कर लिया था, लेकिन इसके बारे में 2-3 फैक्ट और बताना चाहता हूँ। वो है कि दोस्तों इसकी यदि ऊंचाई की बात करें, क्या बोल रहा हूँ मैं, हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 72.5 मीटर। यदि आपसे फिट में पूछे तो आप 237.86 यानी कि 86 इसकी फिट में होगी, 72.5 मीटर में होगी। यदि इसकी बात करें दोस्तों, जो कुतुब मीनार थी इसका भी मैंने आपको बताया, जो इसका निर्माण करवाया गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी के नाम पे करवाया। इसका जो निर्माण पूर्ण करवाया कुतुब मीनार का वो करवाया इल्तुतमिश ने। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने अपनी राजधानी लाहौर को नहीं बनाकर किसको बनाया दोस्तों? दिल्ली को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को, जबकि गुलाम वंश में सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? वो है इल्तुतमिश। इसके बाद में अगर आगे अपन यदि डिस्कस करें तो दोस्तों इसने सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। क्या कर दी दोस्तों? इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत कर दी। दोस्तों ये इक्ता प्रणाली के अंतर्गत इसने संपूर्ण साम्राज्य को, क्या बोल रहा हूँ मैं, संपूर्ण साम्राज्य को इसने प्रांतों में विभक्त कर दिया, जिससे इसका शासन संचालन करना क्या हो गया दोस्तों? थोड़ा इजी हो गया। अब इसने प्रांतों में विभक्त किया तो ध्यान रखना ये इतिहास में अपनी न्याय प्रणाली के नाम से भी थोड़ा विख्यात है। ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली शुरू की इल्तुतमिश ने। इससे पहले इक्ता से संबंधित एक शब्द हमने पढ़ा है, वो है अक्ता। अब भी इक्ता पढ़ रहे हैं, पहले हमने अक्ता पढ़ा था। ध्यान रखना है इक्ता प्रणाली, इसके बारे में जैसे मैंने बताया, जो पहले एक अक्ता शब्द आया वो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को अक्ता प्रदान किया था। यहाँ इक्ता प्रणाली है, वहाँ अक्ता था। ध्यान रखा, दोनों में कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इक्ता प्रणाली के अंतर्गत साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर चंगेज खान ने, क्या बोल रहा हूँ मैं, चंगेज खान ने आक्रमण किया था दोस्तों। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण सर्वप्रथम किसके शासनकाल में किया? तो ध्यान रखना इल्तुतमिश के शासनकाल में इसने क्या किया दोस्तों? आक्रमण। इसी के बारे में आगे और पढ़े तो दोस्तों ध्यान रखना
इसने सर्वाधिक मात्रा में मकबरों का निर्माण करवाया, इसीलिए इसको मकबरा, क्या बोल रहा हूँ, मकबरा निर्माण मकबरा निर्माण का क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको जनक बोल दो, पिता बोल दो, बात एक ही है। इसे मकबरा निर्माण का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। इसी कड़ी में आगे बात करें, जो इल्तुतमिश था दोस्तों, जिसका पुत्र था नासिरुद्दीन महमूद। ये याद रखना दोस्तों, जो नासिरुद्दीन महमूद था वो इल्तुतमिश का सबसे प्रिय पुत्र था। इसकी अल्प आयु में ही क्या हो गई थी, मृत्यु। इसकी याद में इसने दिल्ली में एक मकबरे का निर्माण कराया, जिसका नाम है मदरसा ए नासिरी। इसकी लोकेशन थी वो दोस्तों दिल्ली थी। इसके बारे में मैंने आपको मेन जो फैक्ट थे वो आपको मैंने बताया। अब दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा पीछे का मतलब इसके शासनकाल से पहले के जो भी घटनाएं थी उनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। तो बात करें दोस्तों, जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, इसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। बात करें कि ये जो इल्तुतमिश था यह था कौन, तो इल्तुतमिश याद रखना दोस्तों तुर्किस्तान का रहने वाला था। तुर्कों की एक जनजाति थी जिसका नाम इल्बारी जनजाति था। दोस्तों याद रखना कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक इल्बारी जनजाति की थे, तुर्कों की इल्बारी जनजाति के। ध्यान रखना, इसका डिस्कस मैंने पिछली क्लास में भी किया था और मैं इसमें भी कर रहा हूँ। जो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के आगे आने वाले सभी शासक इल्बारी जनजाति के थे, इसीलिए गुलाम वंश को एक और नाम से जाना गया, इल्बारी वंश। ध्यान रखना दोस्तों। अब बात करें, ये जो इल्तुतमिश था ये था गुलाम था, गुलाम बोलो या दामाद बोलो। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों क्या था, गुलाम। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम शासक बना, इसका गुलाम इल्तुतमिश शासक बना, इसीलिए इसे दोस्तों गुलामों का गुलाम, ध्यान रखना, इससे एक और नाम से जाना जाता है, गुलामों का गुलाम। अब थोड़ा सा और डिस्कस करें दोस्तों, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसके शासनकाल में इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर नियुक्त करता है। इसके शासनकाल में भी ये बदायूं का गवर्नर रहता है और इसके ख़त्म होने के बाद भी ये बदायूं का गवर्नर रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था आराम शाह, इसकी मृत्यु के बाद तक ये बदायूं का गवर्नर रहता है, लेकिन 1211 ईस्वी में इसके बेटे आराम शाह को ख़त्म करके ये दिल्ली की गद्दी पर आसन हो जाता है दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करें, डीपली डिस्कस करें, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इसके शासनकाल से पूर्व, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ जो भी डिस्कस किया मैंने ये इसके शासनकाल से पूर्व की घटनाओं का कर रहा हूँ मैं। ध्यान रखना, जो मोहम्मद गोरी था इसके 3 गुलाम थे दोस्तों। क्या बोल रहा हूँ मैंने पिछली क्लास में एकमात्र इसका गुलाम बताया कुतुबुद्दीन ऐबक को, लेकिन हम इस क्लास में थोड़ा सा और डीपली देखेंगे दोस्तों। एक था ताजुद्दीन यल्दोज और जो दूसरा गुलाम था वो था नासिरुद्दीन। एक गुलाम ये हो गया ताजुद्दीन यल्दोज, नासिरुद्दीन कुबाचा।
अब थोड़ा दोस्तों ये भी गुलाम था, ये भी गुलाम था, ये भी गुलाम था और ये भी गुलाम था। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, अपने आप को रिश्तेदारी के जाल में फंसाने की कोशिश की। वो बात करें दोस्तों, यदि हम इनके ब्लड रिलेशन की बात करें तो जो ताजुद्दीन यल्दौज था, इसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवा दिया दोस्तों, ऐबक के साथ करवा दिया। क्योंकि ये शासक बन गया था, उस समय ये गुलाम था, तो इसने सोचा कि अपनी पुत्री इसके साथ क्या रहेगी दोस्तों, खुश रहेगी। इसी कड़ी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ करवाया दोस्तों, कुबाचा के साथ करवाया। इसके बाद यदि बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपनी पुत्री का विवाह, ध्यान रखना, अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया दोस्तों, इल्तुतमिश के साथ करवाया। हमने जो इनके ब्लड रिलेशन था इसके बारे में हमने काफ़ी डीपली डिस्कस किया। इसके बाद क्या करें दोस्तों, जो इल्तुतमिश था जैसे ही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक तो क्या होता है 1210 ईस्वी में ख़त्म हो जाता है। इसके बेटे आराम शाह को भी ख़त्म कर देता है। इसके बाद ये दिल्ली का क्या बनता है, सुल्तान बनता है दोस्तों। जैसे ये दिल्ली का सुल्तान बनता है, जो ये 2 गुलाम गोरी के शेष रहे, उन्होंने क्या किया दोस्तों, इसको दिल्ली की गद्दी से हटाने का क्या किया दोस्तों, प्रयास किया। वो क्यों किया दोस्तों, ये इसलिए किया गया कि जो इसके 2 गुलाम शेष रहे, क्या नाम था उनका, ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। ये जैसे ही सुल्तान बनता है, इन दोनों के दिमाग में एक बात चलती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, हम दोनों भी दास हैं, इल्तुतमिश भी दास है। तो एक बात बताओ, हम दोनों अपनी ज़िंदगी में कौन सी गलती की है हमने कि हम दोनों दिल्ली के शासक नहीं बन सके, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों दिल्ली के शासक बने। तो इसने सोचा, ये बोलता है इसको कि क्यों ना हम ऐबक की जगह तो नहीं ले सके, लेकिन इल्तुतमिश की जगह ले ले। इन दोनों ने काफ़ी दिनों तक गुसर पुसर करना शुरू किया, और जो गुसर पुसर इन्होंने किया, इसकी जो खबर थी वो किसके पास पहुंच गई दोस्तों, इल्तुतमिश के पास पहुंच गई। अब दोस्तों इल्तुतमिश ने क्या किया, इन दोनों को ख़त्म करने के चक्कर में इनने सोचा कि ये दोनों अपने को दिल्ली की गद्दी से हटा देंगे, इसलिए इसने ठाना कि हम क्यों ना इन दोनों का काम तमाम कर दें। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक ऐसा युद्ध बताने जा रहा हूँ जो 90% बच्चों ने अभी तक इतिहास में पढ़ा ही नहीं है, वो है तराइन का तृतीय युद्ध। ध्यान रखना, अभी तक सभी बच्चों ने पढ़ा है तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध अभी तक लगभग 90% बच्चों ने नहीं देखा। वो हुआ दोस्तों, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, वो हुआ यल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य। कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों, ये युद्ध 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें ऐसा बोला जाता है दोस्तों, ताजुद्दीन यल्दौज को इल्तुतमिश बुरी तरह परास्त करता है और यहाँ से इसे बंदी बनाकर कहाँ ले जाता है दोस्तों, वो ले जाता है बदायूं का किला, उसमें ले जाकर इसकी क्या कर देता है दोस्तों, वो हत्या कर देता है। अब इसके बाद इसका जो मेन दुश्मन बचा वो था नासिरुद्दीन कुबाचा, इसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते प्लानिंग करते करते 1227 ईस्वी या 28 ईस्वी में इसने क्या किया दोस्तों, इसे पराजित करते हुए इससे इसके अधिकार में जो क्षेत्र थे मुल्तान व सिंध, इन दोनों को ये क्या करता है दोस्तों, अपने अधिकार में ले लेता है।
इस भयंकर पराजय से शर्मसार होकर ऐसा बोला जाता है दोस्तों, जो नासिरुद्दीन कुबाचा था उसने सिंधु नदी में, किस नदी में दोस्तों, सिंधु नदी में जान गंवा दी दोस्तों, आत्महत्या कर ली इसने यहाँ पर सिंधु नदी में कूदकर। इसके बाद जो इसके दोनों शत्रु थे उनका क्या हो गया दोस्तों, खात्मा हो गया। इसके बाद यदि हम शुरू में वापस आ रहे हैं, यह तो इसके शासनकाल से पहले की घटनाएं थी, जो इनका अंत किया इसके शासनकाल में किया। अब इसके बाद दोस्तों जब ये 1211 ईस्वी में दिल्ली का शासक बनता है, उस समय क्या करता है दोस्तों, ये सबसे पहला काम ये करता है, जैसे ही गद्दी पे बैठता है, लाहौर से इसने राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर लिया। कहाँ दोस्तों, दिल्ली शिफ्ट कर लिया। ध्यान रखना, जो इल्तुतमिश था ये बगदाद के खलीफा के कहने पर लाहौर से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट करता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो इल्तुतमिश था ये बगदाद के खलीफा से सबसे पहले मंसूर, क्या बोल रहा हूँ मैं, मंसूर, जिसका अर्थ होता है स्वीकृति पत्र, प्राप्त करने वाला पहला शासक था। इस स्वीकृति पत्र में दोस्तों इसने क्या किया, लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाने की स्वीकृति मिल जाती है इसे। इसके बाद क्या करता है दोस्तों, जैसे ये राजधानी लाहौर से दिल्ली लाता है, इसने दो उपाधियों, क्या बोल रहा हूँ, दो उपाधियाँ से क्या होता है, अभिभूषित होता है दोस्तों। अब ये दोनों उपाधियाँ जो दी गई दोस्तों, वो ध्यान रखना बगदाद के खलीफा के द्वारा दी गई। एक तो थी सुल्तान की उपाधि और एक थी नासिर अमीर उल मोमिनीन। ये दोनों उपाधियाँ इसने क्या की दोस्तों, बगदाद के खलीफा से नवाजा गया दोनों उपाधियों के द्वारा। जैसे ही इन उपाधियों के द्वारा नवाजा गया, इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया दोस्तों, दिल्ली में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। किसने, राज्याभिषेक किसने करवाया दोस्तों, इल्तुतमिश ने। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे ये राज्याभिषेक करवाता है बगदाद के खलीफा की स्वीकृति पर, ध्यान रखना इसके बाद भी इससे मंजूरी लेता है, इसकी स्वीकृति पर अपने नाम का कलमा पढ़वाता है या फतवा पढ़वाता है। और इसने क्या किया दोस्तों, भारत में, ध्यान रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश सर्वप्रथम भारत में मुस्लिम शासकों के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता है दोस्तों। ये जो शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए दोस्तों, ये दो धातुओं से बने हुए थे, एक था चांदी, एक था तांबा। ध्यान रखना, ये जो चांदी और तांबे के सिक्के थे इन्हें भी अलग अलग नामों से जाना जाता था। चांदी के जो सिक्के थे उन्हें टका के नाम से जाना जाता था, जबकि जो तांबे के सिक्के थे उन्हें जीतल के नाम से जाना जाता था। इसने ध्यान रखना, यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बना दिया है इतिहास में कि जो शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला शासक था वो कौन था, तो ध्यान रखना ये था इल्तुतमिश। इसके बाद क्या करता है दोस्तों, इसने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से दिल्ली पर तो इसने अधिकार किया ही किया, वहाँ का शासक भी बना, प्रशासन भी वहीं से चलाया इसने, लेकिन इसने साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से राजस्थान में, ध्यान रखना राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, अपने राजस्थान की, इसने सर्वप्रथम क्या किया दोस्तों, रणथंबोर को अपने नियंत्रण में लिया, चौहानों को भी अपने नियंत्रण में लिया दोस्तों।
क्या किया इसने, राजस्थान में रणथंभौर और चौहानों को दोनों को जीतकर अपने नियंत्रण में ले लेता है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, ये अपनी राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। इसने रणथंभौर और चौहानों पर विजय प्राप्त की। और इसी कड़ी में बात करते हैं दोस्तों, जब इसका शासनकाल चल रहा था उस समय राजस्थान में जो सबसे शक्तिशाली रियासत थी, मैं ध्यान देना मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान में किसकी बात कर रहा हूँ, रियासत। ये उस समय दोस्तों मेवाड़ थी। मेवाड़ के जो शासक थे वो थे महाराणा जेत्र सिंह। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। ध्यान रखना दोस्तों, मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा जेत्र सिंह थे। ऐसा बोला जाता है दोस्तों, इसने रणथंभौर और चौहानों पर विजय करने के पश्चात मेवाड़ पर अधिकार करने की दृष्टि से यह मेवाड़ पर 26 बार, कितनी बार दोस्तों, इसने मेवाड़ पर 26 बार आक्रमण किया और पूरे 26 के 26 बार इसने क्या की दोस्तों, शिकस्त झेलने को मिली। ध्यान रखना, हमने पहले जो सर्वाधिक आक्रमण हुए सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने किया, 17 बार किया उसके शासनकाल में, वो पहला मुस्लिम शासक था। लेकिन आपको यदि ऐसा पूछा जाए कि जो मुस्लिमों में सर्वाधिक आक्रमण करने वाला शासक था वो कौन था, तो ध्यान रखना वो है इल्तुतमिश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। इसमें क्या होता है, इस पर अधिकार करने का मौका ही नहीं मिलता। 26 को जो 26 आक्रमण किए उस सभी में इसी को क्या हुआ, परास्त हुआ। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो इल्तुतमिश था इसने, मैंने वैसे बता दिया, अब ये भी आपको बताया था कि जो मकबरे निर्माण का इसे पिता कहा जाता है। इसने अपने पुत्र की याद में इसने क्या किया था दोस्तों, एक मकबरे का निर्माण करवाया। उसकी लोकेशन थी दिल्ली थी। इसी कड़ी में आगे अपन ध्यान देवे दोस्तों, तो जो इल्तुतमिश था इसने तुर्कान ए चिहलगानी, इसने एक संगठन की स्थापना की, वो थी दोस्तों तुर्कान ए चिहलगानी। इसका इसने जो संगठन बनाया वो इसलिए बनाया दोस्तों, इसके सामने बार बार क्या आ रही थी, प्रशासन को संचालन करने के लिए बार बार परेशानी आ रही थी। इसलिए इसने 40 गुलामों का या 40 सरदारों का इसने क्या बनाया दोस्तों, एक दल बनाया। ध्यान रखना, कई बार इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्कान ए चिहलगानी का जो संगठन था वो किसके द्वारा संगठित किया गया, तो वो था इल्तुतमिश। इसके बाद में बात करें, जो इल्तुतमिश था दोस्तों उसने क्या किया, जो मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह के विरुद्ध उसने 26 लड़ाइयाँ लड़ी। उसको ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में भूताला की लड़ाइयों के नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब बात करें, जब इल्तुतमिश अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में गुजर रहा था उस समय ये बीमार हो जाता है। और इसके जो पुत्र थे, एक योग्य पुत्र था, वो इसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसके कोई योग्य पुत्र था नहीं, तो इसने उत्तराधिकार के रूप में चेंज करते हुए सर्वप्रथम अपने पुत्रों को, क्या बोल रहा हूँ मैं, इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को उत्तराधिकार नहीं सौंपने के बजाय अपनी पुत्री को उत्तराधिकार सौंपता है। ध्यान रखना, ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन था, जब कोई शासक अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं बनाकर अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को इसने उत्तराधिकारी बनाया। ध्यान रखना, ये भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव था इसका जो शासन। इसके बाद बात करें दोस्तों, जो रजिया सुल्तान थी, हम इसके बारे में अगली क्लास में काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे। जब इसका जो शासनकाल था, जो 1236 इसमें इसका एंड हुआ, उस समय ये ख़त्म हो जाता है और उसने अपना उत्तराधिकारी इसे घोषित कर देता है। लेकिन इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है रजिया सुल्तान को, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।
यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।